दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं और अपनी तैयारी में जुटे पड़े हैं। और मेरी ये उम्मीद है, आशा है कि आप लोग जो है आने वाले समय में एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। और बहुत कम उम्र में, देखो आपको एक बात बता दें कि अगर आप 20-22 साल में उम्र में कोई सरकारी नौकरी पा रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना कि आप अगर एक 22 साल में लड़का अगर कोई नौकरी पा रहा है, 25 साल में नौकरी पा रहा है, यानी 3 साल का अंतर हो रहा है। तो अगर 3 साल का अंतर का मतलब हो गया, अगर अनुमान आप 30,000 रुपया महीने का अगर हिसाब करो, तो लगभग लगभग 3-3.5 लाख रुपया मंथ सालाना नुकसान होता है। 3 साल अगर आपकी नौकरी लेट हो गई तो 12×3=36, यानी कितना लंबा नुकसान होने वाला है। तो मुझे लग रहा है मेरा आंकड़ा सुन के आपके अंदर और एनर्जी आएगी और आप और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज की सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसमें हम टोटल 6 क्लासें आपको दे चुके हैं और उसी क्रम में आज 7वीं क्लास है। तो इस 7वीं क्लास में हम कुछ आज शुरू करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, परसेंट का मतलब जो है 100 में से प्राप्त किसी भी मान को हम कहते हैं परसेंटेज। और परसेंट को अगर हम प्राप्त करने के लिए, जैसे अगर हम बात करें, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे 40 200 का 40 200 का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे? 40 200 का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना कि अगर हम 40 को सिलेक्ट कर रहे हैं कितने में से? 200 में से। अगर हम इस 200 में से 40, तो अगर हम इस 200 को 100 में बदलेंगे तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे हो कि इस 40 का मतलब हो जाएगा 20। बस यही आंसर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो का है ना, इसके लेफ्ट हैंड पे जो लिखा रहता है उसको लिखते हैं बटे में। तो 40 बटे में 200 और गुणे में 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4 और प्यारे बच्चों आंसर होगा 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। गलत खोल दिया मैंने। अगला देखते हैं कि जैसे अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लेते कई बार कि जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि 2 घंटा 2 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। 2 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बेटा देखिएगा कि 2 घंटा, अब 2 घंटे की बात करोगे तो इधर तो मेरा जो लिखा गया है वो घंटे में लिखा गया है, और बेटा इधर जो लिखा गया है वो दिन में लिखा गया है। तो बच्चों देखिए, या तो आप घंटे को दिन में बदल लीजिए या दिन को घंटे में बदल लीजिए। अगर हम घंटे को दिन में बदलेंगे तो बेटा 24 का भाग देंगे, थोड़ी समस्या होने वाली है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक दिन में होते हैं प्यारे बच्चों 24 घंटे। तो भाइयों, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं और इधर भी बेटा 2 घंटे हैं, तो 2 घंटा 24 घंटे का कितने प्रतिशत होगा? तो आपको पता है कि का के बाईं ओर कौन है? 24 है। तो 2/24 मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्यारे बच्चों इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 100/12। आपको पता हमने अच्छे से बता रखा है 8.33%। मेरे ख्याल से आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम लिखें कि 10 सेंटीमीटर, बच्चों 10 सेंटीमीटर हम पूछे 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 10 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? तो बच्चों देखिएगा कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो बच्चों आप समझ सकते हो कि 10 सेंटीमीटर है, उधर किलोमीटर है। तो या तो आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए या किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। बेटा देखिए, हमने आपको एक दिन एक टेबल लिखाई थी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं तो आप दूसरा तीसरा वीडियो देख सकते हैं। बच्चे मैंने इसमें बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, किलो, हेक्टो,
डेका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो बच्चों अब हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो प्यारे बच्चों ये होता है किलोमीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में लाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर हम 5 पद नीचे लेकर ला रहे हैं। तो यानी 1 2 3 4 5। तो बच्चे देखिए कि 10 सेंटीमीटर, तो बेटा 10 बटे में, और जो 2 किलोमीटर है ना, इसे 2 और गुणे में अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो एक के बाद 1 2 3 4 5, बेटा 5 जीरो बढ़ा देनी है। तो 1 2 3 4 5 और गुणे में 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अगर 1 के बटे में 2 लिखेंगे तो 0.5 और बटे में 100%। बेटा अगर ये 2 जीरो हैं, अब इस 2 जीरो का मतलब हो गया कि 3 अंक पहले और दशमलव लगना होगा। तो बेटा 0.005%। जैसे क्वेश्चन फिर से मैं लिखना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि 10 ग्राम 1 कुंटल का कितने प्रतिशत है। 10 ग्राम 1 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। 10 ग्राम 1 क्विंटल का 10 ग्राम 1 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। यानी बेटा आप समझ सकते हो कि ये क्या लिखा है ग्राम, ये क्या लिखा है क्विंटल। अब आप इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि या तो ग्राम को क्विंटल में बदलिए या क्विंटल को ग्राम में बदलिए। अगर आप यूनिट सेम नहीं करा रहे हो तो बेटा आप ये मान लीजिए आंसर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यूनिट तो सेम करानी होगी। अगर ये ग्राम है तो क्विंटल, और इधर क्विंटल है तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। आप जैसा कि जानते हो कि 10 बटे में 1 क्विंटल, तो बच्चों आप समझ सकते हो कि 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, यानी क्विंटल का मतलब हो गया 100 केजी, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। और परसेंट लगाने के लिए बच्चे 100 से गुणा। कितने से गुणा बेटा? 100 से। अब 2 जीरो से अगर हम देखें तो 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1/100%। नीचे कितने जीरो हैं? तो बेटा 2 जीरो हैं, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.01%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर किसी चीज का, किसी वैल्यू का अगर आप परसेंट निकाल रहे हो तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, परसेंट निकालना आप लोग समझ रहे होंगे। और सारा खेल रहता है डिजिट का। बेटा देखिए मैथ अगर आपको पढ़नी है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं। देखो अगर आप हवा मैथ उड़ाना चाह रहे हो तो एक तो आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त होनी चाहिए। मैंने पहली क्लास में बोला था कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि नंबर एक बात ये हुई कि आपको कम से कम 100 तक पढ़े, वैसे अगर सारे याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 तक कंप्लीट पढ़े याद हो जाएं। इसके बाद आप जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके पढ़े याद कर लो। इसके अलावा बच्चों फिर अगर आप कोशिश करो 40-45 तक वर्ग याद कर लो, 30 तक घन याद कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा डेसिमल यानी दशमलव और भिन्न, इनकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इन कुछ चीज़ों से अगर आपको अच्छे से, अच्छा अभी मैं आपको कुछ ही दिनों में एक वैदिक मैथ की क्लास लाने वाला हूं, तब आपकी क्लासेस और अच्छी हो जाएंगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत मौजूद हो जाएगी जब हम आपको वैदिक मैथ सिखा देंगे। बेटा जब आज का हम कुछ पहला क्वेश्चन शुरू करना चाहेंगे, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा है, ये है, ये देखिए देखिए। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, यदि x का y% 150 है, y का z% 300 है, x का z से क्या संबंध है। देखो x का y% क्या है? 150 है, और z का y% 300 है। अच्छा आप इस बात को समझ रहे होंगे कि वैल्यू अलग अलग है। x का y% 150 है, x का y% बेटा कितना है? 150 है, यानी इस x का y% 150 है और
जेड का बाई परसेंट 300 है दोनों के बाई परसेंट ही। बच्चे आप समझिए, दोनों ही बाई परसेंट है, ये भी बाई परसेंट है, ये भी बाई परसेंट है। लेकिन ये जब बाई परसेंट है तो इसकी वैल्यू बेटा 150 आ रही है, और बेटा इसकी वैल्यू 300 आ रही है। आखिर ये दोगुना हुआ कहां से है? तो अब आप ये बात समझ सकते हो कि इसका मतलब है कि जेड ये दोगुना तभी तो होगा ना कि यक्स जेड की वैल्यू यक्स की वैल्यू की दोगुनी होगी। भाई जैसे ही ये दोगुना होगा तो ये वाली वैल्यू भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि और तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी 22% है, ये भी 22% है। तो इसका मतलब हुआ कि 300 150 का दोगुना उसी कंडीशन पे होगा क्योंकि ये वैल्यू बराबर है, तो जेड जो है वो यक्स का दोगुना है। तो जरा देखिए, जेड कहीं पर ऐसा है जो एक्स के दोगुना है, तो भैया डी ऑप्शन है, जेड बराबर 2x, यही आंसर हो जाएगा। बस खत्म खेल, इतनी आसानी से। और आपको पता है सीजीएल में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, देखिए, यदि ए का x परसेंट बी के बाई परसेंट के बराबर है तो बी का जेड परसेंट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। बी का जेड परसेंट बताना है। देखो, बी का जेड परसेंट बताना है, लेकिन बी को नहीं लाना है ना। हमें बी का जेड परसेंट तो लाना है बच्चों, लेकिन हमें बी नहीं लाना है। तो इस कंडीशन में हमें बी को गायब कर देना है। ए का x परसेंट बी के बाई परसेंट के बराबर है, तो चलो हम पुष्कर लगा दे रहे हैं। ए का x परसेंट, तो ए में गुणे x बटे में 100 बराबर बी में गुणे बाई, अरे 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 अरे, बी में गुणे बाई बटे में 100। अब जरा देखिए, बी का जेड परसेंट की बात कर रहा है, तो अगर हम इस 100 से 100 कैंसिल कर दें, आप लोग खराब तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, आप लोग समझदार हैं। अब देखिए, ए का x परसेंट कह रहा है, ए का x परसेंट परसेंट बटे में 100 इक्वल टू बी का बाई परसेंट है। अब यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ए x बटे में बाई, बोलो हाँ या ना। अब जरा देखिए, कह रहा है b का z परसेंट बताइए। अब b का z परसेंट पूछ रहा है, किसका? b का, लेकिन हमें b नहीं रखना है क्योंकि b है ही नहीं। तो b की जगह क्या रखना है? ax बटे बाई, ax बटे बाई और गुणे में जेड, और परसेंट को यूं ही रखना है क्योंकि चारों ऑप्शन में परसेंट है। अब ए एक्स जेड बटे बाई देखना है, ए एक्स बाई बटे जेड है, ए एक्स जेड बटे बाई, ए एक्स जेड बटे बाई, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए एक्स बाई बटे जेड है, ये ए वाई बटे जेड है, हमें ए एक्स बाई ए एक्स जेड, तो ए जेड एक्स यानी एक्स जेड है, यानी यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे देखो अभी वही क्वेश्चन आ गया। 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है? बेटा देखिए, 45 मिनट का मतलब अगर हम इसमें 60 से भाग करा देंगे तो ये घंटे में बदलेगा। 15 तियो 45 और 15 चौकू 60, 4 एकन 4 और 3 7, यानी 7 बटे 4 घंटे की बात हो गई है। 7 बटे 4 घंटे। और किसका का समय? एक दिन का। किसका? एक दिन का। तो प्यारे बच्चों, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अतः वो इसका मतलब बात कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 45 मिनट मतलब 3 बटे 4 घंटे, 4 एकन 4 और 3 7, 7 बटे 4 में गुणे बेटा 24 घंटे, तो मैंने इसे बटे में 24 कर दिया, और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो। जरा देखिए ऑप्शन मैच कराओ। नहीं नहीं कराना है, ऑप्शन बड़े खतरनाक लिखे हैं। देखिए 4 से डिवाइड करो, 4 से जैसे डिवाइड करोगे ये बनेगा 25। अब 24 से जैसे डिवाइड करोगे, 24 एकन 24, बचे कितना? 1, दशमलव लगाया, 0 हुआ, नहीं भाग जाएगा, फिर 0 लगाया, 24 चौकू 96, ये क्या हो रहा है? 24 चौकू 96। अब जरा देखिए, 7 चौक 28 हासिल 2, अब 0 7 चौक 28 यानी 2, 7 एकन 7, 7.28 से करके, यानी 2 8 तो नहीं है, लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू जाएगी, तो 2 9 वाला फिर बनेगा बेटा, क्योंकि और तो कुछ इसमें बनने वाला नहीं है। m का m परसेंट प्लस n का
प्यारे बच्चों आप एक बात समझिए, अगर कहीं पर का मिल जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर समान चरों का गुणा होगा, समान चर का मतलब होता है कि चर और अचर क्या होते हैं। चर का मतलब होता है कि जिसकी हमारे पास निर्धारित वैल्यू ना हो, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड की जाए। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो मेरी जेब में कुछ रुपए पड़े हैं। अब ये कुछ 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चर हो गए। और अचर का मतलब होता है कि जो हमारे पास हमारे पास 50,000 रुपए पड़े, अब वो हैं, कांस्टेंट है, नियत है। अतः अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं वो चर होते हैं, गिनती आपकी अचर होती है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि m में गुणे m की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये होता है m²। अगर हम बात करें x में गुणे x क्यूब में गुणे x की पावर 5, तो इसका मतलब होगा x की पावर 5 2 7 और 1 8। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे y में गुणे y क्यूब में गुणे 1/y², तो अगर आधार समान है तो गुणे में जुड़े बटे में घटे। अब देखिए y के ऊपर 1 है तो प्यारे बच्चों 3 और 1 4, y की पावर 4 में गुणे 1/y²। बेटा हो जाएगा y की पावर 4 और ये प्लस की वैल्यू ऊपर जाएगी माइनस, यानी y की पावर हो जाएगा 2। याद रखना, जब किसी वैल्यू को यानी अंश से हर में लाते हैं या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। यदि m का m% प्लस n का n% बराबर, बेटा ये गुणा है ना, ये आपका गुणा है। m में गुणे n का 2%। देखिए जब जो वैल्यू सभी में मिल जाती है उसे हम कहते हैं कॉमन। परसेंट यहां पर भी है, परसेंट यहां पर भी है, परसेंट यहां पर भी है। यहां से हम परसेंट कॉमन लेकर और पूरा का पूरा परसेंट ही उड़ा देंगे। परसेंट कॉमन ले लेंगे और पूरा परसेंट उड़ा देंगे। अब इसकी जब m से m का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों ये होगा m² प्लस n² इक्वल टू 2mn। और आप देखोगे, जैसे ही देखोगे कि अगर हम इसका पश्चांतर कर दें m² प्लस n² माइनस 2mn इक्वल टू 0। अब जैसे ही आपने देखा कि ये m² कैसे हुआ, m का गुणा m में हुआ तो m²। बेटा n² कैसे हुआ, n का गुणा n में किया n² हुआ, और 2mn क्योंकि m का गुणा n में करेंगे तो mn गुणे 2 तो 2mn। परसेंट कहाँ चले गए, तो जो वैल्यू सभी में मिल जाती है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो पेन पेपर लिए बैठोगे मुझे आशा है, और आप लोग तुरंत नोट करेंगे कि जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, इसके अलावा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस b का। तो प्यारे बच्चों a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए ये कहीं ना कहीं m² प्लस n² माइनस 2mn, a² प्लस b² माइनस 2ab इस फॉर्म में आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अतः मैं लिख सकता हूं m माइनस n बराबर 0, और इसका मतलब हो गया m बराबर n। और याद रखना, जब दो वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वो 100% होती हैं। अगर आपकी ताकत किसी दूसरे व्यक्ति की ताकत के बराबर है तो कंपेयरिंग की जाएगी तो दोनों एक दूसरे से 100% है। अतः इसमें 100% का कोई ऑप्शन है, हाँ है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। बेटा याद रखना, यहाँ पे गलती से ये जो 3 है ना, सही है, नहीं ये सही है, ये वाला सही था। अगला क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक ट्रस्ट में दान करता है, और इन दोनों मदों पर उसने टोटल व्यय किया है 2310 रुपया। एक बात बताइए, 30% तो हमने भोजन पे खर्च कर दिया, ये कौन है, किशन साहब हैं, और 3% एक ट्रस्ट में दान दे दिया। अब ये 30% भोजन पे खर्च किया, 3% ट्रस्ट में दान दिया, अतः मैं कह सकता हूं कि इसने कुल मिलाकर 30 और 3 33% खर्चा कर दिया है। कितना खर्चा कर दिया, 33%, जो कि किसके बराबर है,
2310 रुपए के बराबर है। उसका कुल वेतन ज्ञात करिए। अतः मैं कह सकता हूं कि बेटा 33%। अब ये 33 कहाँ से आया? क्योंकि 30% भोजन पर खर्च किया, 3% ट्रस्ट पर खर्च किया, टोटल 33% खर्च किया, जो कि किसके बराबर है? तो बच्चों ये 2310 के बराबर है। कुल वेतन बच्चे होगा 100%। तो जैसे ही हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 33 से डिवाइड करो, 33 एकन 33, और याद रखना 33 सत्ते जो होता है वो 231 होता है। ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता है 0 3 3 और 2 3 में से 3 घटाएंगे 0, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। दोनों पक्षों में 11 से भाग करा दो। ठीक है। दोनों पक्षों में आप 11 से भाग करा देना, और 11 के बाद फिर 3 से भाग करा देना, तब भी आपका 7 आएगा। तो बेटा जैसे ही आपको पता चला कि 1% की वैल्यू 7 है, 1% जब 7 के बराबर है, तो अगर हम इसमें 100% निकालेंगे तो बच्चों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 7 और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कहीं पर ऑप्शन है बेटा एक जीरो और था, ये जीरो, एक जीरो, तो आपका डी ऑप्शन 7000 आपका सही होने वाला है। यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर व्यय करता है और 3% शिक्षा पर व्यय करता है। बेटा देखिएगा यहीं पे गड़बड़ हुआ था। जो पिछला वाला जो क्वेश्चन जो है जो हम बता रहे थे वो यहाँ पे कुछ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। इन दोनों मदों पर उसका कुल खर्चा 17,600 रुपया हो तो वेतन बताओ। बेटा यहाँ पर आप पेन पेपर लिए होंगे, आप एक काम करिए, आप लोग जब सवाल नोट करना तो इसमें जो 3% है इसको हटाकर आप यहाँ पर 5% कर लेना। कितना करना होगा? 5%। अब 35% और 5% 40%। बेटा ये जो टोटल वैल्यू है ये किसके बराबर है? 40%। अतः अगर हम 40 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16। अब एक की वैल्यू हो जाएगी 440। जैसे ही 100 की वैल्यू निकालेंगे 44,000। अगर आपको मेथड में कोई कंफ्यूजन हो तो जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना, सेम उसी तरह से है। हाँ, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। बेटा देखिए शरबत बना के रखा है। अब 300 ग्राम चीनी है, उसमें 300 ग्राम चीनी का एक घोल है, यानी शरबत है 300 ग्राम का, उसमें 40% चीनी है। तो कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए? इसकी तो बाद की बात है, पहले आप ये समझिए। आपने शरबत बना रखा है। अब शरबत आपने जो बनाया वो है 300 लीटर। कितना है? 300 ग्राम का। अब जब 300 ग्राम शरबत है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा की चीनी है, और आप बढ़ा क्या रहे हो? चीनी बढ़ाते चले जा रहे। एक बात बताओ, हम चीनी इसमें डालते चले जाएं, चीनी डालते चले जाएं, क्या पानी बढ़ेगा? पानी तो नहीं बढ़ेगा। पानी की जो मात्रा है, अगर पानी इसमें 300 ग्राम में 50 ग्राम है तो पानी 85 ग्राम रहने वाला है। बढ़ी तो चीनी है ना, परसेंटेज चीनी का बढ़ रहा, मात्रा चीनी की बढ़ रही, स्थिर क्या रह रहा है? पानी। अतः हमें इस पानी से जो स्थिर रह रहा है सारी कैलकुलेशन उसी पे कर लेनी है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप कहीं पर भी कोई भी वैल्यू जब आप एक बढ़ा रहे तो एक तो स्थिर रहेगी। अब देखिए चीनी कितनी है बेटा? 300 ग्राम, जिसमें सॉरी घोल कितना है? 300 ग्राम, जिसमें चीनी कितने परसेंट है? 40%। अगर हम 300 ग्राम का 40% देखेंगे तो तुरंत आप समझोगे कि इसका जैसे ही 40% निकालोगे तो बेटा कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 120। कितना? 120। यानी 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, अतः 120 ग्राम चीनी है। कितनी है? चीनी की मात्रा बेटा मेरी कितनी निकली है? 120 ग्राम, क्योंकि टोटल घोल कितना था? 300 ग्राम का। टोटल घोल कितना था? 300 ग्राम का। अब जब टोटल घोल 300 ग्राम है उसमें चीनी 40% है, तो कुल मिलाकर 120 ग्राम हमारी चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? अब जरा देखिए कि 120 ग्राम तो चीनी है, चीनी की मात्रा और बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब पानी होगा उसमें 180 ग्राम। पानी इसमें कितना है? 180 ग्राम। अतः अब क्या कह रहा है कि घोल में चीनी 50% हो जाए। बेटा एक बात बताओ, घोल होगा तो 100%, और जब 50% चीनी होगी तो पानी भी कितना परसेंट होगा? 100 में से 50 घटा दो, 50%। अतः ये जो 50% ये किसकी मात्रा मैंने ली है? पानी की।
कितनी ली है? पानी की ली है। बेटा काय की मात्रा ली है? पानी की। क्योंकि पानी अंत में जब 50% चीनी होगी तो पानी भी 50% होगा, और जो कि किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चों, उसमें चीनी 120 थी 300 ग्राम में, तो पानी कितना बचा होगा? तो 180। और जैसे ही हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 360। कितना होगा? अब पूरा मिश्रण कितना था? 300 ग्राम का, वो कितना गया? 360। कितने ग्राम बढ़ा? 60 ग्राम। बस यही आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या इस नंबर पे आप लिख सकते हो। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बताओ। सिंपल सा सवाल है भैया। इसमें आप बता सकते हो शेष घोल में किसका प्रतिशत बताओ? चीनी का। क्या चीनी उड़ी? आपके जवाब आ रहा होगा नहीं। कौन उड़ा? पानी उड़ा। बाष्प कौन बना? पानी बना। चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ? आप लोग तुरंत जवाब दे दोगे नहीं सर। और जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है चीनी कितनी? 12 चौक 48। तो प्यारे बच्चों, चीनी जो है वो 12 चौक 48, और चूंकि परसेंट का मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो 12 चौक 48 2 अंक पहले दशमलव, ये किसकी मात्रा है? चीनी। चीनी की जो मात्रा है वो हो जाएगी 0.48। अब क्या है? बटे में। अब चूंकि घोल टोटल कितने लीटर का था? 12 लीटर का। 2 लीटर पानी निकल जाएगा, बचेगा कितना? 10 लीटर। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कैंसिल। 48.480, और 2 अंक पहले दशमलव है, तो 4.8%। देखिए ढूंढिए, कहीं पे ढूंढो, टार्च लगा जलाओ, और हमें मिल गया सी ऑप्शन आपका ये राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर से वही सवाल है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है। इस घोल में 1 लीटर पानी, और इसमें पानी देखो, उसमें पानी मतलब वाष्पीकृत कर दिया गया था, इसमें मिला दिया गया, और नए घोल में चीनी का परसेंट बताओ। चीनी का परसेंट पूछा गया टोटल। तो भैया एक बात बताइए, हम बटे में पहले लिखे ले रहे, चीनी पानी टोटल घोल पहले कितना था? 3 लीटर। अब घोल कितना, पानी कितना मिलाया गया? 1। तो 3 और 1 4, टोटल घोल हो जाएगा 4। अब चीनी कितनी है? तो 3 लीटर का 40% जैसे ही बेटा निकालोगे तो ये बनेगा 1.2, क्योंकि 3 चौकू 12 यानी 120, और 40 दिया 120, और 2 अंक पहले दशमलव, और परसेंट लगाने के लिए प्यारे बच्चों कितने से गुणा? 100 से। दशमलव हटाओगे तो दशमलव का मतलब नीचे एक जीरो बढ़ाओ, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 3.30। बेटा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही। ठीक है। अगला, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में। बेटा 9 लीटर द्रव है, टोटल लिक्विड कितने लीटर है? 9 लीटर है। इसमें एसिड कितना है? 50%। 50% का मतलब 4.5 लीटर है। 50% का मतलब कितना है? 4.5 लीटर है। अब 9 लीटर हमारे पास द्रव है, उसमें 4.5 लीटर अम्ल है, 4.5 लीटर वाटर है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्ल हमारा मात्र 30% रह जाए? अब एक बात बताइए, मिलाया क्या जा रहा है? आप देखोगे कि सर जी पानी मिलाया जा रहा है। बेटा क्या मिलाया जा रहा है? पानी। हमें इस पानी से कोई लेना देना नहीं है, पानी मिलाया जा रहा है। बच्चे पानी से कोई लेना देना नहीं है, फिर किससे मतलब है? हमें केवल और केवल एसिड से मतलब है। किससे मतलब है? एसिड से। अब एसिड कितना है? तो 9 का 50%, तो अम्ल की मात्रा 4.5 लीटर है। कितनी है? क्योंकि 9 का 50% यानी आधा। अब क्या हो रहा है कि इसमें जैसे ही पानी मिलाया जा रहा, और पानी इतना मिलाया जा रहा कि सांद्रता जो है वो 30% हो जाए। यानी बच्चों इस 30% जो है, क्योंकि अम्ल जो है वो 30% रह रहा है, जबकि अम्ल की मात्रा तो 4.5 ही रहने वाली है। अम्ल ना घटा है ना बढ़ा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.5।
अंततः उसने पूछा क्या है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो अब आप 30% की वैल्यू 4.5 है, तो 100% की वैल्यू जैसे बच्चे निकालोगे तो 4.5 बटे में 30 गुणे में 100। सिंपल सा। दशमलव हटाओगे 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, 3 एकन 3, 3 पचे 15, यानी हमारा टोटल अब मिश्रण जो हो रहा है वो 15 हो रहा है। जबकि मिश्रण था कितना 9, हो कितना गया 15, था कितना 9, हो कितना गया 15। कितना बड़ा 6, कौन बड़ा पानी बड़ा, आंसर कहाँ ये है। बात खत्म। हाँ, अच्छा सवाल है। एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है। भैया आ जाओ, एक में कॉपी 45 रुपए की है बच्चों, इस पे वो 4% लाभ कमाता है। ठीक है। एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बेचता है 2 सप्ताह में। बच्चे देखिए, सवाल की शुरुआत ये करेंगे कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे। तो आप समझ गए 14 दिन, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होंगे। अतः मैं ये कह सकता हूं कि अब वो क्या कर रहा है कि प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। अब जब 10 कॉपी बेच रहा है, प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है, और बेटा कितने दिनों तक बेचा है, तो 14 दिनों तक बेचा है। एक मिनट, 10 कॉपी बेच रहा है, कितने दिनों तक बेचा है, 14 दिनों तक बेचा है बेटा। अब कॉपी कितने की बेचता है, तो बच्चे ये 45 रुपए की बेचता है। कितने रुपए की, 45 रुपए की बेचता है। इस पे वो लाभ कितने परसेंट कमा रहा है, तो बच्चों 4% का। कितने परसेंट का, 4% का। प्लस अब क्या बेचता है, तो पेंसिल बॉक्स कितने बेच देगा, तो 10 दिनों में, 10 दिन, सॉरी 10 नहीं, 10 तो इधर पेंसिल वो थे, क्या नाम, एक मिनट ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इधर वो देखिए, क्योंकि कॉपी प्रतिदिन 10 थी, जबकि पेंसिल बॉक्स 6 है, 6। और कितने दिनों तक बेच रहा है, 14 दिनों तक बेच रहा है। और प्रत्येक पेंसिल बॉक्स कितने का बेचता है, 80 रुपए का। इसमें वो लाभ कितने परसेंट कमाता है, 20%, है ना। अब बस इनको टोटल कैलकुलेट कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 नेम 45 और 5 दूनी 10। अगर हम इसको देखेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 चौक 28 और 28 नेमा होते हैं। देखिए 7 नेम 63 चौको 4 12, अरे भाई 7 नेम 63 चौको 4 12, 4 6 24 और 1 25, 252 रुपया प्लस। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो सीधी, 8 दूनी 16 और एक मिनट, हाँ इधर तो कैलकुलेशन ठीक है ना। देखिए 14 छंग 84 और गुणे में 8 दूनी 16। जरा इसका यूनिट डिजिट सभी का 6 है ना, तो फिर पूरा सॉल्व करते हैं। 16 चौको 64 हासिल 6 और 16 8 128 और 6 134। अब 4 और 2 6, 4 और 5 9, अंत में देखो 96 किसके है, अरे 2 ऑप्शन है, पूरे हल करना होगा भाई। 3 और 2 5, यानी 1596। चूंकि 200, अब ये कहां से आया, तो 252 और प्लस 1344 बराबर 1596। बस यही आंसर है बेटा, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ। बच्चे आज के लिए यहीं पे है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैथ की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि पूरा A to Z मैथ का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, GS का सिलेबस, हमारी ज़बरदस्त टीम जो है इस समय आपके सामने लगी पड़ी है। और आपको बता दें कि हमारे रेल मंत्री जो श्री अश्विनी वैष्णव साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि आपको अप्रैल में, देखिए जो आपकी मार्च में एक टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है रेलवे में, लोको पायलट के बाद आती है, 9000 प्लस वैकेंसी है। बेटा आप ये मान लीजिए कि इसका पूरा सिलेबस आपका ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा, और ऑफलाइन में तो आपको समझ ही रहे हो वेद प्रकाश सर कितने दिनों से लगे हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन के बाद देखा है रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की तो वैकेंसी अभी चली रही है, खैर उसमें ITI मांग रहे हैं। इसके बाद वैकेंसी है NTPC की,
ठीक है, यानी और आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की। तो बच्चों इसका पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रेलवे को सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर रखा है। एसएससी में आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जैसा कि अभी एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है, दूसरी सिराने पे लगी है, आने वाली है। इसके अलावा एसएससी जीडी आपको पता है नवंबर दिसंबर तक एग्जाम उसका भी दिखा रहे हैं। सीएचएसएल का भी एग्जाम है, एमटीएस का भी एग्जाम है। तो बच्चों वैकेंसी सरकार इतनी बड़ी मात्रा में लेकर आई है कि मतलब अब सरकार ये कह रही है कि किसी कीमत पर हमें आपको बेरोजगार नहीं रखना है, बस हमें पढ़ा लिखा युवा चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे और आप इधर उधर नहीं भागेंगे, सही निशाने पर आप अपना तीर मारेंगे तो आपका जो निशाना है वो चूकने वाला नहीं होगा। इधर उधर किसी कीमत पर कहीं नहीं जाना है, आपको सही दिशा में तैयारी कराई जा रही है, आपको सिलेक्टेड टीचर तैयारी करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जुड़ेंगे और अपने करियर को उज्जवल बनाएंगे। थैंक यू।